We are gathered here to celebrate, remember the day our Constitution was brought into the effect on 26 January 1950. Even though it was adopted on 26 November 1949, we waited till 26 January 1950, as to that was the day when Purna Swaraj was first demanded. यह हमारे सालों के उत्पीड़न की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया मनुष्य स्वभाव है। यह अंदर के भावों को दर्शाने और समझाने में मददगार है। यही प्रतिक्रिया से बना है प्रतिकार। क्या यहाँ पे किसी बैठे को पता है कि प्रतिकार का अर्थ क्या होता है? प्रतिकार प्रतिकार माने विरोध। विरोध चाहे वो आपसी इच्छाओं के लिए हो या फिर समाज की उन्नति के लिए। आज के हमारे वाद विवाद का शीर्षक प्रतिकार यही सोच के साथ रखा गया है कि आवाज़ उठाई जाए उन सारी परेशानियों के लिए जिन पे आज की युवा पीढ़ी की सोच होना ज़रूरी है। इसी युवा पीढ़ी का हिस्सा मैं अनमोल और मेरे सहयोगी तनिष्क आपके समक्ष खड़े हैं। Thanks, Anmol. Now we would like to introduce to our judges for today's event, Dr. Brahmi Narayan Orao and Miss Arwa Kutbuddin. As we all know, our judges enjoy literature and have become a guiding hand for us. Moving out to our main event. प्रतिकार इस स्पर्धा को खेलने के कुछ साधारण से नियम है। चाहे आप पक्षी दल के हैं या विपक्षी दल के, आपको अपने विचार रखने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आपका समय खत्म होते ही आपको इत्तला कर दिया जाएगा। आगे के रूल्स बताने के लिए हमारे सेक्रेटरी हर्ष आएंगे। Everyone. So rules are very simple basically. Explaining it once. Simple सा pointers. 3 minutes you will get. आपके जो भी कंटेंट आप प्रिपेयर करके आए हो, द आर्ग्यूमेंट जो आप ऑलरेडी प्रिपेयर करके आए हो, वेदर फॉर और अगेंस्ट, वो बोलना है। रिपिटल जो 1 मिनट का पॉइंट टाइम है वो आपको उसी टाइम अलॉट किया जाएगा। नाउ जो फर्स्ट परफॉर्मर है उसको रिपिटल का जो टाइम है 1 मिनट वो तब नहीं देंगे, वो हम लास्ट में देंगे, ये याद रखना। द फर्स्ट पर्सन विल गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द रिपिटल एट द एंड ऑफ द इवेंट। तो बाकी सबका रिपिटल कैसे होगा? रिपिटल में आपको करना क्या होता है, आपके पिछले वाले ने जो भी कुछ बोला, वट एवर दे स्पोक, उसमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट पिक करके आपको उसको काउंटर करना है। यू हैव टू लाइक क्लियरली मेंशन कि एज मेंशन्ड बाय माय फेलो पार्टिसिपेंट दिस थिंग आई वुड लाइक टू कॉन्ट्राडिक्ट दिस एज वेल। तो इस तरीके से यू हैव टू डू इट इन 1 मिनट। ओके, ये आपके बेसिक रूल्स हैं। नाउ देयर इज अ कैच जो कि मैं अनाउंस कर रहा हूँ फॉर +5 पॉइंट्स। इट इज नॉट अ कंपल्शन फॉर एनीवन। अगर आपको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स चाहिए, यानी कि जो भी हमारे जजेस देंगे उसके अलावा +5 के लिए, देयर आर 2 वर्ड्स फॉर इंग्लिश पीपल। मेटामॉर्फिकली, हिंदी के लिए महत्वाकांक्षा। अगर आपने वर्ड्स यूज किए अपने पूरे स्पीच में तो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स वुड बी अवॉर्डेड टू यू। वर्ड्स याद कर लो, महत्वाकांक्षा और मेटामॉर्फिकली। मेटामॉर्फिकली बोला है मैंने, ठीक है? These 2 words are the catch. As for the judges, Brahmi Di and Arva Di, they are master students and they are very good at literature. दोनों के ही मतलब you guys अभी at the end of the event आप सुनोगे तो आपको you will get to know कि why are they judges basically. You will come to know that thing. Okay, so let's start the event. I'm a first year from NIMS University of Medical Science, and my topic is Are Civil Services Worth the Hype? And my stand on this is I'm against this. Okay, let's make a very important distinction in the beginning, that are civil services worth the hype versus the actual importance of these services in our society. Theodore Roosevelt once said that anything in life worth doing requires a lot of sacrifice, effort, and hard work. And I wholeheartedly agree with this statement. But that is not to say that civil services are not rewarding, but they require a lot of sacrifice, a lot of effort, both mentally taxing, and it takes a lot of time. They metamorphically transform the participant into a very apt member of society or serving the society. As for the negative aspects of it, I'll say that there's a lot of them, but I'll mention a few here. First off, the preparation itself is very grueling, and the success rate for being accepted itself is around 0.2%, which is staggeringly low compared to the amount of participants that try to enter and try to become successful civil servants. And there's very little recognition in the within your colleagues, as promotions are purely seniority based. Despite making lasting changes to the system,
and making and doing and putting efforts into things that to make lasting societal changes. The promotions are purely seniority based, and even your colleagues who work half as hard as you will get promoted, will enjoy the same perks as you, despite you working harder. There's also this family unit factor, which means that it's very difficult to, in the earlier stages of the career, the postings are in very desolate district and areas for the participants to learn and to learn how to manage their jobs. And these can be a very big hurdle or challenge to maintaining a family unit, and it can be very detrimental to the maintenance of to relationships between spouses and children. And in the end, I would like to conclude the fact that all of this is not to dissuade anybody from pursuing these civil services, because they are obviously they are civil servants. They serve us. They work for the betterment of society. But there's also a very important aspect that there has been a lot of civil unrest regarding civil servants, because approximately dozens of top civil servants get arrested every year for corruption. And regarding these things, there is a lot of societal unrest regarding these, and that is all I'd like to say. Thank you so much. Everyone, so myself Harsh Kaur, I'm from BTech CSE 4th semester. So as decided, the topic is being a civil servant worth the hype? And I actually indeed am in the favor of the motion, as most of you are not. So the topic itself is a question: being a civil servant worth the hype? So what is the hype that we are talking about? The hype is regarding the power, the influence that you basically get. The first part that I get, like, I want to be a UPSC aspirant someday, I want to join those services someday in my life. And the one most important part of it that comes into my mind very simply is, why do I want to become a civil servant? Reason being very simple: because I want to influence people, I want to change their lives in some way. I want to change their life. I want to impact a larger amount of people. Like, if I'll be an engineer, I'll still be impacting a lot of people. If I'll be a doctor, I'll still be impacting a lot of people in a good way or a bad way. Doesn't matter, but I'll be impacting. Similarly, what we try to aim is that we try to go always in the positive manner. So I'll try to impact the lives of common people in positive manner. That is the sole aim with which you go into the civil services, if you're actually an aspirant. Because if you're talking about the good pay part, one of my fellow participants has used the part that good pay. UPSC servants, the civil servants, actually come into the 4th grade of pay. You will find a lot of people who get a higher pay as compared to that. Being a doctor, being an engineer, being a psychologist will give you a huge amount of money as compared to a civil servant. So that good pay part is absolutely gone. The second thing that you get is power. Power is something that is very conflicting. You might think that you're getting a lot of power, but that is completely in control of the politicians that are going to exist around. So I've already, I think, conducted my rebuttal part here. So the most important part that we are supposed to handle right now is, I want to become a civil servant because I want to impact a larger number of people. And that is going to obviously create an amount of hype. Let's say I enter into the civil services and then I bring a change that was never bought earlier. Obviously, I am going to be hyped by the social media, by the people who are being impacted by me. Let's say you are a normal student, you never got a teacher who was clearing your doubts. As soon as a teacher like that comes up onto the stage and they are like, tell me your doubts, I'll clear your doubts, you will obviously hype up the teacher. You will tell your parents, you will tell your friends, okay, now there's this teacher who clears our doubts. So you have created a hype. Why is it not positive? It is a positive hype. I'm just telling that you're getting cars, you're getting bikes, you're getting stuff. That is all I'm saying. You get the power, you get the authority. You are one of the top rankers. You have studied for that thing, you have worked hard. So a lot of favor that comes, you are completely ignoring the part that hype might be positive if you take it that way. You are influencing a lot of people in a positive manner, and if they are appreciating you through social media, through newspaper, that is not a bad thing to do. The bad thing that is there is actually this part that considering this part as a bad thing. You can't mention that this is a bad hype, obviously. That's all I have to say. Thank you so much. मैं भक्त हूँ भगत की, मुझे आज़ाद रहने दो। मेरे तन पर वतन की मिट्टी को लपटे हूँ, तुम ये निजीकरण का मखमली लिबास रहने दो। शुभ संध्या सभी को। मैं सतीक्षा कुमारी BSc बायोटेक्नोलॉजी से हूँ और मेरा आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी क्यों चुनना, तो सरकार स्वयं निजीकरण कर रही है। अगर आप मेरे पक्ष से सुने तो निजीकरण क्या होता है? निजीकरण होता है कि हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसे निजी कंपनियों में बदला जाना।
ये जो है तब लाया गया था जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही थी। और ये जब यानी कि 1971 में हमारे जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये लाई थी, क्योंकि हमारे पास तब उतनी वेतन नहीं बची थी कि हम भारत को एक दिन और भी चला पाएँ। तो इसलिए जो है निजीकरण आई थी। अब निजीकरण क्यों ज़रूरी है? निजीकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि यानी कि जो हमारे राजनीतिक नेता होते हैं उनमें हस्तक्षेप बहुत होता है। वो हर चीज़ में ऐसे हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं हो रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। फिर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, जिससे काला धन, वो लोग काला धन कमाते हैं। हम अगर देखेंगे कि हमारी सरकारी नौकरी में क्या होता है, सरकारी नौकरी में हर पद पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं। वो कुछ ना कुछ लोग हर जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा निकालते हैं, उसे हम काला धन कहते हैं। फिर निजीकरण क्यों ज़रूरी है? आपने देखा होगा, यानी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकार को हर एक कंपनियों को निजी कर देनी चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी कंपनियों को निजी करनी चाहिए जिनके बारे में उन्हें पता नहीं हो। वो उठे, इस कंपनी को निजी कर दें, फिर उस कंपनी से क्या होगा, हमें एक अच्छा आय प्राप्त होगा जो हमारे भारत में उद्योग के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि 2019 में क्या हुआ था, हमें 59 बिलियन डॉलर्स मिले थे कुछ ऐसी कंपनियों से जो कि पहले सरकारी थी पर उनको बाद में निजी कर दिया गया था। तो ये निजीकरण मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, पर ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सारी ही कंपनियाँ निजी कर देनी चाहिए। पर कुछ ऐसी कंपनियाँ जो सच में सरकार को उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, तो उसे निजी करना ज़रूरी होता है। और फिर अगर हम और देखें तो हाँ, अगर हम जब भी हम सरकारी जॉब देने जाते हैं, सरकारी नौकरी में जाते हैं, उसकी कोई हम परीक्षा देते हैं, तो उसमें अगर 2 कास्ट हैं, जैसे आरक्षण होता है, 2 कास्ट होते हैं, आरक्षण उसमें आ गया। अगर 2 कास्ट के लोग हैं, यानी कि एक उच्च कास्ट है, एक नीची कास्ट है, तो हर बार नीची कास्ट को जो होती है वो ज़्यादा ये दी जाती है कि हाँ, इनके पास भले ही उनके पास कोई क्षमता ना हो। जैसे उनके पास नीची कास्ट वाले के पास क्षमता होती है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि क्षमता नहीं होती है, पर क्षमता ना हो तब भी उन्हें आगे रखी जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि निजीकरण जो है वो अच्छी चीज़ होती है, उन्हें करनी चाहिए। और मैं रिवाइटल जो है वो करना चाहूँगी रवि के टॉपिक पे। रवि ने एक वर्ड बोली थी, बराबरी, सरकारी नौकरी में बराबरी होती है। मैंने कभी नहीं देखा कि सरकारी नौकरी में बराबरी की जाती है, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा कहती है कि सरकारी नौकरी जो होती है उसमें हर बार एक आरक्षण आ जाती है, पहली बात तो। और आप कभी भी देखेंगे निजी क्षेत्र में क्या होता है, हमें वो ऐसे निजी क्षेत्र में जो होता है हमें वो कंपटीशन मिल जाता है और वहाँ पे लोगों को अपनी क्षमता बढ़ाने का एक उपाय मिलता है। उस क्षमता जब उनकी बढ़ती है, उनकी क्षमता, तो उस क्षमता के बढ़ने से वो जो क्षेत्र की क्षमता है वो भी बढ़ती है और हमें एक आय मिलता है, हमें भारत की उद्योग करने के लिए। थैंक यू। शुभ संध्या सभी को। मेरा नाम तन्मय सिंह, मैं बीटेक एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का छात्र। तो मैं निजीकरण के पक्ष में बात करना चाहता हूँ आप सभी से। निजीकरण हमारे देश के लिए एक तरीके से जरूरी है। अगर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी सेक्टर है जहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत जोरों शोरों से फैल रहा है, क्योंकि जो सरकारी सेक्टर में जो अधिकारी होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग मतलब उनको एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि अब तो सिक्योरिटी मिल गई है, जॉब मिल गई है, तो अब क्या ही काम करना। तो वो ये सोच के अपनी मनमानी करते हैं और अपने काम को सही तरीके से नहीं करते हैं। वो अपने काम को नहीं करते हैं और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे आरक्षण की वजह से वो लोग पहुँच जाते हैं जो उस जॉब के काबिल नहीं होते हैं। तो वो जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं। तो अगर सरकार निजीकरण लाती है अपनी कंपनियों के द्वारा, तो उससे ये फ़ायदा हमें हो जाएगा कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो ऐसे लोगों को हायर करेंगी, ऐसे लोगों को मतलब अपने काम के लिए बुलाएंगी जो उस काम के काबिल हों। तो इससे जो है एक तरीके से हमारे लोगों को जॉब भी मिलेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल जाएंगी और काबिल लोग जो होंगे वो जॉब पाएंगे, तो उनके अंदर काम करने की प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। तो इस वजह से निजीकरण मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है निमित सिंह और मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात रखने जा रहा हूँ निजीकरण के पक्ष में। सर्वप्रथम किसी भी पक्ष में या विपक्ष में बात करने से पूर्व हमें ज्ञात होना चाहिए कि वह शब्द का अर्थ क्या है। अगर हम निजीकरण की बात करें तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वह संस्थाएं जो भारत सरकार के अंतर्गत आती हैं, किंतु अब वह किसी निजी संस्था के अंतर्गत आने वाली हैं। अगर
निजीकरण की बात की जाए तो क्या ये आवश्यक है कि निजीकरण किया जाए? तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, क्या ये आवश्यक है कि आप स्पेशलाइजेशन वाले टीचर से पढ़ें? क्या आप एक ऐसे अध्यापक से पढ़ना पसंद करेंगे जो सारे विषयों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं तो आपको पढ़ाने की हैं, पर शायद वो इतने योग्य नहीं है हर विषय के अंतर्गत? तो या फिर आप उस अध्यापक से पढ़ना पसंद करेंगे जो अपने विषय के महारथी हैं? उसी प्रकार जब एक सरकार अपनी सुविधाएं ला रही होती है तो सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान रखना होता है। तो क्या वह सभी क्षेत्रों में समान रूप से गति ला सकती है, समान रूप से विकास ला सकती है? लेकिन अगर जब किसी भी संस्था का निजीकरण किया जाता है तो निजीकरण के द्वारा उस भाग को निजी संस्थानों के हाथ में दिया जाता है। जब कोई भी चीज निजी संस्थानों के हाथ में आती है तो उसमें और तेज गति लाई जा सकती है, उसको और बेहतर तरीके से सुधारा जा सकता है, उसके प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सरकारी सुविधाओं में या फिर सरकारी गतियों में और एक निजी गतियों में सबसे बड़ा भाव या भिन्नता यही है कि आप सरकार के प्रति जितने जिम्मेदार होते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदार आप निजी कार्यों के प्रति होते हैं। अगर जब किसी संस्था को निजीकरण किया जाता है तो उसके कई प्रारूप होते हैं, और अगर आप साक्ष्य के रूप में बात करना चाहें तो बीते दशकों से जिन संस्थाओं का निजीकरण हुआ है और जिन संस्थाओं का निजीकरण नहीं हुआ है, निजीकरण की गई संस्थाओं की ग्रोथ रेट अराउंड 2.5% अधिक है जिन संस्थाओं का निजीकरण नहीं हुआ है उनसे। तो क्या निजीकरण जरूरी है? हाँ। क्या सारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा सकता है? नहीं। हमें निजीकरण के द्वारा यह निर्धारित करना होगा कि हम हमारी गति को बढ़ाएं, लेकिन कंट्रोल में। हम उस हर क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र को विकसित कर पाएं, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि गति हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। Wishing you all a very pleasant evening. This is me, Yashashwi Rathod from MSc Zoology, first year. Today, I'll be speaking against the motion. Is being a civil servant worth the hype? First of all, it's a glad and thank you so much to having me here. So let's begin with my very first point. It's like the image of dedicated public servant, tirelessly working for greater good, has been a cornerstone of many societies. However, in recent years, this image has been challenged by narratives of bureaucracy, inefficiency, and low pay. So, is the reality of being a civil servant truly worth the idealistic portrayal often associated with the profession? It's all about lower salaries and red tape. Being a civil servant is like working in a maze with a paycheck at the end. Civil servant can be fulfilling career path for many individuals, while certain people may find that salary is not sufficient. It may not be enough to support high living cost lifestyle. Moving on to my second point, that is the political pressure and bureaucracy. It's like trying to navigate a minefield while wearing a suit. Being a civil servant is not for the faint of heart. Civil servants are often subjected to political pressure from elected officials and interest groups, which can be compromise their impartiality and independence in decision-making processes. This process can lead to corruption and favoritism, undermining the integrity of the civil service and eroding public trust in the system as a whole. Moving on to my third point, that is the job security. And it's like being on a roller coaster ride. You never know when the next layoff or the budget cut will hit. Being a civil servant is a thrilling adventure, but not for everyone. Lastly, being a civil servant is being a chef in a kitchen with limited resources. You have to make to do with what you have and still deliver delicious results. It takes creativity and resilience to succeed in this role. In conclusion, while being a civil servant can be a rewarding career path for some individuals, it's essential to consider the potential cons as well. Thus, the concerns are all a factor that should be weighted carefully before deciding whether being a civil servant is really all that great. Thank you so much.